सभी को नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ में ये 5th वीडियो जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपी टेट हो, यूपी पुलिस हो या पीसीएस की परीक्षा हो, तो जो भी पुराने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम जो है इनको जानेंगे और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी जानेंगे। तो सभी से मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर जो नए हैं उन सभी से कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। साथ साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि हमारी पहुंच जो है और लोगों तक भी बन सके। तो स्टार्ट करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। फ्लाई ऐश ये एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, क्योंकि इसके जलाने से फ्लाई ऐश जो है वो ये निकलता है। तो ये बेसिकली क्या है कि जो कोल पत्थर का कोयला होता है, तो कोल को जलाने से जो है ये फ्लाई ऐश जो है वो निकलता है, जो कि ख़ास तौर से बहुत ही पॉल्यूटेड होता है और ये इसमें जो है कार्बन की जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा होता है, तो कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होता है। बिजली घर और राज्य, इनकी सूची दे रखी है। सूची एक में जो है बिजली घर दे रखे हैं, दूसरी तरफ जो है राज्य दे रखे हैं। उनको सुमेलित करना है और साथ में सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो काठागुदम या कोठागुदम, कोठागुदम ये तेलंगाना में है। रायचूर, रायचूर जो है ये कर्नाटक में है। मेटूर, मेटूर बांध भी है, तमिलनाडु में है। और वनकबोरी ये गुजरात में है। तो ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सोचिए एक परमाणु विद्युत संयंत्र गुरुजल संयंत्र दे रखे हैं और यहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र तो नहीं दे रखे हैं, गुरुजल संयंत्र यानी कि जो हैवी वाटर प्लांट है वो दे रखे हैं। और इन सूचियों को मिलान करना है। सूची 2 में राज्य दे रखे हैं। तो थाल जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। मानगुरु, मानगुरु ये तेलंगाना में है। नांगल ये पंजाब में है और हजीरा, हजीरा जो है ये गुजरात में है। इसके अलावा ये 4 जो है जगह है जहाँ पर हैवी वाटर प्लांट हैं। पहला हैवी वाटर प्लांट ये नांगल में लगा था और ये 1962 में फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। मानगुरु जो हैवी वाटर प्लांट है ये सबसे बड़ा हैवी वाटर प्लांट बोला जाता है इंडिया का। इसके साथ साथ बड़ौदा में, बड़ौदा गुजरात, और उसके बाद राजस्थान में कोटा में, राजस्थान में और तुतिकोरन में तमिलनाडु में। तुतिकोरम ये तमिलनाडु में। ये तीन और 4 7 जगह पर ये हैवी वाटर के प्लांट्स हैं इंडिया में। तो इसका वैसे आंसर हो जाएगा बी का पहला। इसमें बी का पहला 2 में दे रखा है। ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, सी का चौथा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। हाँ, ये डी वाला आंसर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सूची 1 में कोयला क्षेत्र दे रखे हैं और सूची 2 में राज्य दे रखे हैं। अब ये कोयला क्षेत्र जो हैं वो किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है हमें, सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला है रंगित घाटी, रंगित घाटी ये सिक्किम में है। तंदूर ये तेलंगाना में है। वरोरा, वरोरा पड़ता है ये महाराष्ट्र में। और ललमटिया, ललमटिया झारखंड में है। तो इसमें ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का
प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें 4 कोयला क्षेत्र दे रखे हैं और एक तरफ राज्य दे रखे हैं। देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैचिंग के दे रहा हूँ, ताकि अगर सिंगल भी क्वेश्चन में अगर कोई एक जगह भी आ जाती है कोयला क्षेत्र की या कोई जगह, तो वो आप कर पाएंगे अच्छे से। तो अब जैसे सुहागपुर है, तो सुहागपुर जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, कोयला क्षेत्र ये है मध्य प्रदेश में। विश्रामपुर ये छत्तीसगढ़ में है। बरकला, बरकला ये केरल में पड़ता है, त्रिवेंद्रम के पास है। राजमहल की पहाड़ियाँ ये झारखंड में है। गोंडवाना भूमि बोली जाती है झारखंड के पास में, जो छोटा नागपुर का पठार है, तो वो जो है वो कोयला क्षेत्र के लिए ही मेनली होती हैं। अब इसमें जो सुहागपुर है, ये नर्मदापुरम ज़िला जो है वो वहाँ पर सुहागपुर पड़ता है, शहडोल के पास में। तो इसमें हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोयला, कोयला जो है ये गिरिडीह में पड़ता है। गिरिडीह जगह है बिहार में, बिहार और झारखंड के पास में है। तो ये कोयला वहाँ जो है वहाँ पर पड़ता है, मिलता है, पाया जाता है। तांबा जो है ये खेतड़ी की माइंस है, खोदरीबा भी है राजस्थान में। तो तांबा जो है ये अलवर ये जो है वहाँ पे है। मैग्नीज़ ये धारवाड़ की जो चट्टान है, मैंने बताया था कि जो दक्कन ट्रैप है उसके ऊपर ही जो है उस चट्टान के ऊपर ही धारवाड़ जो शहर है वो पूरा धारवाड़ क्षेत्र बसा हुआ है और ये कर्नाटक में पड़ता है। और ये बेसिकली जितने भी आयरन और ओर्स हैं या फिर जितने कह सकते हैं कि जो भी मिनरल्स हैं, ख़ास तौर से जो लौह और अलौह धातु है, वो सबसे ज़्यादा यही इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिग्नाइट ये कोयले का प्रकार है, इसमें सबसे ऊपर एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट होता है। तो ये नेवली में पाया जाता है और नेवली के साथ साथ ये जैन कोंडम में पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, 4 3 1 2, 4 3 1 2, सी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लिग्नाइट उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का क्रम है। देखिए सबसे पहले लिग्नाइट सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु में, उसके बाद होता है गुजरात में, फिर राजस्थान में। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में से कौन एक सोन घाटी कोयला क्षेत्र में नहीं आता है? तो सोन घाटी का जो कोयला क्षेत्र है, सोन नदी के पास में जो घाटी है वहाँ पर ये कोयला क्षेत्र है। तो इसमें सुहागपुर ये आता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। उमरिया भी आता है और सिंगरौली भी आता है। नहीं आता है तो सोनहट नहीं आता है, और सोनहट जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में ये सोन घाटी में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है कि भारत किस खनिज का सबसे बड़ा निर्यातक है? भारत जो है ये सबसे बड़ा निर्यातक जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, झारखंड में कोडरमा जो है क्षेत्र, वहाँ पर अभ्रक है, माइका, ये इसका सबसे बड़ा भंडारण भी यहीं पर है, उत्पादन भी, और इसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जितने भी मिनरल्स हैं उनको अगर हम लें तो भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में बड़ी इलायची का सबसे जो लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन होता है बड़ी इलायची का, वो सिक्किम में होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो साउथ में हैं और कार्डमम हिल्स, तो वहाँ पर जो है इलायची होती है। विद्युत ऊर्जा यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका उपयोग की दृष्टि से शीर्ष क्षेत्र कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होती है? तो यहाँ पर जो है उद्योग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये इंडस्ट्रीज़ में, और ये 41% जो है पूरे का जो है ये 41% इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। उसके बाद सेकंड नंबर है घरेलू उपकरण, या फिर घरेलू में हम लोग जो घरों में बिजली का उपभोग करते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं। सेकंड पोजीशन पे 24.5% यूज़ होता है घरेलू क्षेत्र में। फिर कृषि पर यूज़ होता है 16.9% में, 16.9% जो है ये कृषि में होता है। फिर 8% जो है ये वाणिज्यिक कॉमर्शियल में 8% यूज़ होता है। रिमेनिंग जो है वो अदर क्षेत्र में यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आते हैं
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो भादला सोलर पार्क राजस्थान, ये सही है। पावागाड़ा सोलर पार्क कर्नाटक में है, ये भी सही है। कुरनूल अल्ट्रा मेगा पावर सोलर पार्क, ये केरल में नहीं है। कुरनूल जो है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ही है, वो आंध्र प्रदेश में है। एनपी कुंटा सोलर पार्क, ये भी ही जो है ये आंध्र प्रदेश में है, अनंतपुर ज़िले में। भादला जो है ये जोधपुर ज़िले में है राजस्थान में। और पावागाड़ा ये जो पड़ता है तुमकूर, तो तुमकूर जो है ये बंगलौर के पास पड़ता है, तो वहाँ पर जो है पावागाड़ा सोलर प्लांट है। भादरा सोलर पार्क जो है ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है इंडिया का। नेक्स्ट आते हैं, भारत का सर्वाधिक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा सर्वाधिक जो है वो तमिलनाडु में है। मोपेंडाल जो है वहाँ पर जगह है जहाँ पर पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा जो है प्लांट लगा हुआ है। तो उसके बाद जो है विश्व में भारत का पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा स्थान है? विश्व में जो है इंडिया का स्थान चौथा है, पहला चाइना है, फिर यूएसए है, फिर जर्मनी है। तो फोर्थ इसमें सी ऑप्शन जो हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पर चाइना है, चीन है, दूसरे पर यूएसए है और तीसरे पर जर्मनी है, जर्मनी। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे ये 4 जल विद्युत परियोजनाएं दे रखी हैं हमें और इसके साथ साथ में सामने ये नदी दे रखी है। तो बजाज सागर जल विद्युत परियोजना, ये बजाज सागर जो है ये माही नदी पर है, सही है, ये सीधा सीधा ही ठीक है। दूसरा जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जल विद्युत परियोजना, ये रेहंद नदी पर है। उसके बाद श्री शैलम जल विद्युत परियोजना, ये कृष्णा नदी पर ही है आंध्र प्रदेश में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना, ये चंबल नदी पर है। तो 1 4 3 2 हो जाएगा, 1 4 3 2, यानी इसमें जो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 4 इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जो है ये हवाई अड्डे कहाँ पर अवस्थित हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रायपुर में है ये। और उसके बाद दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में है। तो इसमें हो जाएगा 3 फिर 4 फिर 1 2, 3 4 1 2, यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? ज्वारी कहने का मतलब है टाइडल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पैदा होती है, किस तट पे होती है? तो ये है खंबात के तट पे। इसका आंसर हो जाएगा, ये खंबात तट जो है ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं ये दोनों जो है खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। फिर है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? देखिए फुलर झील जो है यहाँ पे दे रखा है, फुलर झील ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में ये पीलीभीत में है, जहाँ से जो गोमती नदी है वो निकलती है। फिर उसके बाद में कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर झील ये गुजरात में है, अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो मानसून क्या होता है, कैसे मैंने आता है यहाँ पर, तो उसको थोड़ा समझिएगा कि जब प्रशांत महासागर में जब प्रेशर बढ़ जाता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है, हवा का दबाव जो है वो बढ़ जाता है, तो वहाँ से जो हवाएं जो हैं वो प्रशांत महासागर से होकर के वे हिंद महासागर की ओर चलती हैं और हिंद महासागर की ओर आने पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो ये हवाएं जब भारत
की तरफ आती हैं तो दक्षिण पश्चिम हो जाता है। तो दक्षिण से आ रही, दक्षिण पश्चिम से ये हो जाता है। तो पश्चिम से आ रही हैं और साउथ से आ रही हैं, तो दक्षिण पश्चिम से ये आती हैं। और अगर ये भारत का, अगर हम यहाँ पे साउथ इंडिया का मैप लें और ऊपर अगर इस तरह से भी बना दें थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसे करके, तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ जो है इस तरह से जो है ये आती हैं। यहाँ पे नहीं आएंगी, इस तरह से जो है ये आती हैं और ये यहाँ से आकर के यहाँ ऊपर भी चली जाती हैं ऐसे। तो ये बरसात करती हैं सबसे ज़्यादा जो है 1 जून को ये मानसून पवनें ये टच करती हैं केरल को, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। केरल के किनारे ये जो तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 300 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है। तो रबड़ हो गया या फिर कोई ऐसी क्रॉप जो कि ज़्यादा वर्षा जिसको चाहिए होती है, ख़ास तौर से जैसे रबड़ हो गई या फिर उसके बाद चाय हो गई, कहवा हो गई, तो ये जो है ये केरल में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। उसके बाद में जो है इसके साथ साथ जो ये बंगाल की खाड़ी में क्या है, यहाँ से चलती है तो ये मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं, वहाँ से उससे टकरा करके और हिमालय पर्वत में इधर टकरा करके यहाँ बारिश करती हैं। उसके बाद ये आगे जाती हैं और आगे ये जा कर के बारिश करती हैं, फिर लौटती हैं उसी क्षेत्र में, फिर आगे जाके बारिश करती हैं। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे ये बारिश जो है वो कम सेंटीमीटर में होने लगती है। ज़्यादा सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे होती है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक जो है बारिश जो है वो मेघालय राज्य में होती है। अब क्योंकि गारो खासी जयंतियाँ जो है इस तरीके से बनी हुई हैं कि यहाँ पे जो एक तरह से पूर्वी खासी जो है जगह, वहाँ पे मौसिन राम पड़ता है, और वो जो है एक तरह से सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो वहीं पर होती है पूरे विश्व में। तो गारो खासी जयंतियाँ हो गई, और यहाँ पे पटकोई हो गई, नागा हो गई, मणिपुर की हो गई, तो ये पटकोई मणिपुर में भी है। तो ये जो है बरसात करती है यहाँ पे, ये बंगाल की खाड़ी से वाला जो ये मानसून क्षेत्र है यहाँ पे बरसात करती है। तो इधर भी जो है ये 200 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होती है मेघालय में, और बचे हुए जगह में असम में भी होती है और राज्यों में भी होती है। उसके बाद में जैसे ये अंदर की तरफ जाती हैं, तो अंदर की तरफ जाने पर क्या होता है, बरसात की जो पर्वत से यहाँ पे हिमालय पर्वत है मान लीजिए ऊपर में, तो हिमालय पर्वत से टकराएंगी, तो हिमालय से टकराने के बाद में ये वर्षा करती हैं। और जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जो है वो बरसात जो है वो कम होती चली जाती है। तो लेह जो है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, वहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ती है इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसी तरह से यहाँ से जो केरल से आने वाली ये पवनें हैं, मानसूनी पवनें हैं, ये आगे जाती हैं और आगे जा कर के ये विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वतों से टकराती हैं और वहाँ पे बरसात करती हैं। फिर ये आगे जा कर के मान लीजिए यहाँ पर जो है अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में, तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये इसके पैरेलल पड़ जाती है। तो जैसे ये हवाएं जाती हैं तो राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो समानांतर होने के कारण पे वहाँ पे बरसात नहीं होती है, इसीलिए जो है वहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ पे बरसात जो है बहुत कम होती है। तो जोधपुर हो गया, उसके बाद में जैसलमेर हो गया, फिर बाड़मेर हो गया और बीकानेर हो गया, इनमें सबसे कम जो वर्षा जो होती है वो जैसलमेर और बाड़मेर में होती है, ठीक है, जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या है कि दक्षिण पश्चिम, अब यहाँ मान लीजिए अब यहाँ पर प्रेशर डेवलप हो जाता है। जब प्रेशर डेवलप हो जाता है यहाँ पे तो वायु जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, तो हाई टू लो प्रेशर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ। तो फिर ये हो जाता है कहाँ से, उत्तर से आ रही है और उत्तर से, और साथ में कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से इस तरीके से, ये इस तरह से आती हैं, तो ये पूर्वी क्षेत्र हो जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से ये आती हैं। तो इसलिए जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी क्या जो है मानसून का जो गति होती है वो इस तरह इस दिशा में होती है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह जो सामान्य दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जब हम ज्योग्राफी में अभी भारत के भूगोल में जलवायु पर डिस्कस करेंगे, जलवायु को पढ़ाएंगे, तो तब हम बताएंगे आपको कि जलवायु जो है अक्षांश और देशांतर से भी प्रभावित होती है, और साथ साथ में तापमान से भी प्रभावित होती है, वर्षा क्षेत्र से भी प्रभावित होती है। तो जलवायु का जो है एक बेसिकली क्या है कि जो भारतीय जलवायु है
वो जलवायु जो है एक तरह से उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के बीच में आती है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग बराबर भागों में काटती है या फिर 20 से काटती है। तो इसीलिए जो है भारत जो है उष्णकटिबंध में और उपोष्णकटिबंध के हल्का पार्ट जो है उसका उपोष्णकटिबंध में भी आता है। खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसून की अवधि दक्षिण भारत में की से उत्तरी भारत की ओर घटती जाती है। बिल्कुल सही है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। फिर है, भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो पूर्व जो है, मान लीजिए इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर में जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, फिर उधर वेस्टर्न की तरफ जो है वो घटती जाती है। तो इसी कारण जो है ये मानसून की अवधि जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर घटती है। तो फिर ये दोनों ही कथन जो है वो सही हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पे पूछा है कौन से ऐसे कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी मॉइस्ट जलवायु या कह सकते हैं एकदम ह्यूमिड जलवायु पाई जाती है। तो कोच्चि में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसा कि मैंने भी बताया, समझाया आप लोग को मानसून के बारे में। तो मानसून पे जो है सबसे पहले जो है केरल में आता है। 1 जून को मानसून केरल पे टकराता है और मानसूनी हवाएं जो है वहाँ पर जो है उस तटीय क्षेत्र में जो है वो वर्षा करती हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है। फिर तेजपुर ये पड़ता है असम में। असम में भी बारिश ज़्यादा होती है। तो सेकंड नंबर पे हो गया असम। तो पहले नंबर पे कोच्चि, दूसरे नंबर पे असम। लुधियाना ये पंजाब में पड़ता है अंदर पे, तो इसमें तो बारिश होती नहीं है, कम होती है। तो ये आर्द्र जलवायु क्षेत्र जो है ये केवल 2 और 4 हैं। अहमदाबाद में भी ये भी आर्द्र जलवायु में नहीं आता है। ठीक है, ये शुष्क जलवायु में आता है। तो 2 और 4, केवल 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए भारतीय शहरों में उनकी सामान्य वार्षिक वर्षा के घटते क्रम को सही क्रम में लगाइए। अब देखिए, सबसे पहले कोच्चि की बात आती है। कोच्चि में सबसे ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं हमारे। एक तो कोलकाता पहले है, तो ये काट दीजिए। कोलकाता जो है अंदर शहर में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, बाद में बारिश होती है यहाँ पर। कोच्चि के बाद में जो है यहाँ पे कोलकाता, दिल्ली, पटना दे रखा है। कोच्चि के बाद में कोलकाता, पटना, दिल्ली दे रखा है। तो अगर हम लोग जाते हैं मैप पे देखेंगे तो पता लगता है हमको कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पहले आता है, फिर जो है बिहार लगा हुआ है, पटना आता है, और दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश के बाद में है। तो आंसर हो जाएगा कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। सी वाला जो है ये आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो अब जो है यहाँ पर जो है सूची 1 में मैंग्रोव दे रखे हैं। तो मैंग्रोव पहले समझ लीजिए क्या होते हैं। कि मैंग्रोव जो हैं ये एक तरह से दलदली भूमि होती है और ये पाई जाती है सबसे ज़्यादा सुंदरबन में। सुंदरबन का डेल्टा जो है ये प्रसिद्ध है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सुंदरबन में सुंदरी नामक जो है वृक्ष होने के कारण यहाँ पे ये पनपता है, सुंदरी नामक वृक्ष। तो ये पेड़, तो ये जो है सुंदरी नाम के पौधा, तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम जो है सुंदरबन पड़ा है। तो दलदली भूमि में मैंग्रोव्स जो है वो उनको दलदली भूमि में ये होते हैं। और इसके अलावा जो है कच्छ का रण है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। अब ये मैंग्रोव जैसे अचरा रत्नागिरी है, तो अचरा रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है, पाए जाते हैं। कुंडापुर जो है ये कर्नाटक में है। फिर पीछावरम में जो है सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता पाई जाती है। तो पीछावरम जो है ये तमिलनाडु में है। और वेम्बनाड ये झील भी है, वेम्बनाड झील, और ये वेम्बनाड पड़ता है केरल में। तो आप देख लीजिए, ए का चौथा, बी का पहला, 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसमें हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर 4 राज्य दे रखे हैं और इधर जो है ये ग्लेशियर दे रखे हैं।
तो यहाँ पे ये ग्लेशियर हैं। तो बंदर पूंछ ये उत्तराखंड में है, ठीक है, सही है ये। बारासिगरी ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। द्रांग द्रुंग ये लद्दाख में है, ये भी सही है। सोनापानी ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और याद रखिएगा हमारे देश में जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इस तरफ श्रेणियाँ दे रखी है, इस तरफ फैलाव दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो फैलाव है वो नेपाल हिमालय का ज़्यादा है। तो नेपाल हिमालय जो है ये 800 किलोमीटर का फैलाव है सबसे अधिक। उसके बाद में असम हिमालय का फैलाव है 720 किलोमीटर का। उसके बाद कुमायूं और पंजाब, तो उसका जो है पंजाब हिमालय का सर्वाधिक है 560 किलोमीटर। उसके बाद में फिर कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर तक है। अब हिमालय में एक तरफ से लेके चलते हैं, तो सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक। फिर उसके बाद में उसके नीचे आएगा सतलज नदी से लेकर के ये आ जाएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय ये सतलज नदी से लेकर के हो जाएगा काली नदी तक। काली या महाकाली नदी जो है वो बहती है नेपाल में। तो नेपाल हिमालय उसके बाद आ जाएगा। नेपाल जो है वो काली से तीस्ता नदी तक है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली नदी से, काली से तीस्ता तक हो जाएगा। तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है। फिर उसके बाद में नेपाल के बाद है उसके बाद असम हिमालय हो जाएगा, असम हिमालय हो जाएगा तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। इस प्रकार से ये 4 भागों में ये हिमालय जो है बटा होता है। फिर तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर रेंज जो है वो 800 किलोमीटर रेंज नेपाल हिमालय की है। तो सी का चौथा हो जाएगा यहाँ पे, ए का हो जाएगा दूसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा, यानी सी वाला ही आंसर, ए वाला आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कथन है पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। बिल्कुल सही है। देखिए पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में, पूर्वी हिमालय में मैं बताया कि मानसून जो है वो जल्दी आता है और जल्दी जो है यहाँ पे बरसात होती है ज़्यादा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से फिर वो घटता हुआ चला जाता है कहाँ पर? पश्चिमी हिमालय में। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन, अब जितने भी पेड़ पौधे हैं तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बरसात में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं वहाँ पर हिमालय में। और उस हिसाब से जैसे जैसे हाइट जो है आगे बढ़ती जाती है उसी हिसाब से जो है वन भी वहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। सदाबहार के बाद पर्णपाती वन आ जाते हैं और पर्णपाती वनों के बाद में घास के मैदान आ जाते हैं और नहीं शंकुधारी वन आ जाते हैं। पहले टैगा जलवायु, फिर घास के मैदान, घास का क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद टुंड्रा आ जाता है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी पर्वत हो जाते हैं। तो इसमें जो है पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो है पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय की ऊंचाई अधिक है, ये भी है क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई भी है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि एवरेस्ट की चोटी भी जो है ये पूर्वी हिमालय की ऊंचाई अधिक है। तो एवरेस्ट की चोटी हो गई या अन्नपूर्णा हो गई या कंचनजंगा हो गई, तो यहाँ पर जो है ऊंचाई ज़्यादा है। बाकी अगर आप नंदा देवी को देखें या नंगा पर्वत को देखें तो वो जो है इनकी ऊंचाई से कम ऊंचाई है। नेपाल में ही बहुत सी रेंज पड़ती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पाई जाती है हिमालय की। तो ये भी आर सही है। तो आर जो है इसी कारण जो है एक कथन जो है इसका कारण जो है ये भी सही है। तो आर एक ही सही व्याख्या भी है क्योंकि जब इसी तरह से जब ऊंचाई के हिसाब से जो हिमालय की ऊंचाई है उसी हिसाब से जो ट्री लाइन है
वो भी ट्री लाइन कहने का मतलब है जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा हैं। तो आर ए की सही व्याख्या हो जाएगी। तो ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो एक तरह से पैरेलल हो जाती है मानसूनी हवाओं की। तो इससे क्या होता है कि हवाएं जो है उनका रुकावट नहीं होती है, पर्वत से नहीं टकराती हैं, मानसूनी हवाएं पर्वत से नहीं टकराती और वो जो बादल जो है वो वर्षा नहीं कर पाते हैं। तो मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल रहता है, ये तो नहीं है कि पहुँचता है। तो क्योंकि राजस्थान पूरे की अगर बात करेंगे तो पूरे राजस्थान में जो है गंगानगर जो है वहाँ पर गेहूं की पैदावार जो है उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फिर यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो ये गर्मी होती है, ये तो इसका कारण बात का हो गया, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर यहाँ जल उपलब्ध नहीं है। अब जल उपलब्ध नहीं है, वो क्यों उपलब्ध नहीं है, और वो उसका कारण दूसरा है, और इस प्रकार की हवाएं शुष्क रहती हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हवाएं शुष्क नहीं रहती हैं, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं। तो ये जो है अगर देखा जाएगा तो डी आंसर जो है वो होगा, हवाएं किसी प्रकार की बाधा को पार नहीं करती हैं। इसी कारण से जो है क्या होता है कि जल उपलब्ध नहीं हो पाता है और हवाएं शुष्क रहती हैं। तो ये जो है इसका कारण हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आते हैं, कथन ए, दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहता है। बिल्कुल सही है ये। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, फिर कहीं 300 से ज़्यादा बारिश होती है सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो जो क्षेत्र जो है अगर हम लें दक्षिण भारत को लें तो केरल हो गया, केरल के बाद कर्नाटक हो गया, फिर महाराष्ट्र कोंकण हो गया। तो वो जो किनारा है पश्चिमी घाट का पूरा किनारा, तो वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, और वो भी जो है 300 सेंटीमीटर 350 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बरसात होती है। फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद कम होती चली जाती है। तो हालांकि कुछ क्षेत्र जो है कर्नाटक का वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो बारिश के ऊपर वहाँ पर जो है वो पहाड़ियाँ जो हैं वो इस तरह से हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे पहाड़ियाँ कुछ इस तरीके से होने की वजह से जब यहाँ से मानसून इन होता है तो यहाँ पर तो बरसात करता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाला क्षेत्र, कुछ एरिया, ये यहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं, यानी कि जो ये एक तरह से कांटेदार वन पाए जाते हैं। एक तरह से यहाँ पर जो है वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। तो इन पर्वतों के पीछे का जो हो जाएगा, ये पर्वतों के पीछे का जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। इसको कहते हैं कि एक तरह से रेन को के शैडो को लेकर के। तो इसमें जो है दक्षिण भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है। तो समुद्र का भी प्रभाव इसमें होता है क्योंकि समुद्र जो है वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के बाद में वो पर्वत से टकराती है हवाएं, जो बादल बनते हैं, और उसके बाद वो जो है संघनन क्रिया से जो है वो एक तरह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है और वह बरसात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आर बिल्कुल सही कारण जो है ये भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ झील दे रखी है और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। नक्की झील ये राजस्थान में है, हुसैन सागर झील ये तेलंगाना में है, रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में है, कांवर झील ये बिहार में है। तो यहाँ पे ए का चौथा, बी का तीसरा, 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 3 2 1, ये वाला हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है ये सही रहेगा। तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जलवायु को लेकर के जो है बहुत, आप लोग जो क्लास जो है मैं अलग से लूँगा तो उसमें आपको पूरी तरह से जलवायु बताऊँगा, क्योंकि इंडिया की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा जो है मानसून पर डिपेंड करती है, और मानसूनी हवाएं जो हैं वो ये भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो कोपन ने जो है भारत की जलवायु में जो है अलग तरीके से जो है वर्गीकरण भी किया है। तो उसको भी मैं आपको जलवायु वाले चैप्टर में जब भी भूगोल पढ़ाएंगे तो भारत के भूगोल में उसको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।